हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 10 के कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 20 न्यूमेरिकल्स है और उसमें से आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आपका जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। न्यूमेरिकल है अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज मास 20 ग्राम। तो जो दिया है मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होता है। मास दे के रखा है m इज इक्वल टू 20 ग्राम। ग्राम में नहीं चलता हमें, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ kg। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। लेंथ 1 मीटर दे के रखा है, लेंथ 1 मीटर दे के रखा है और इट इज टू बी लेविएटेड यूजिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, लेविएटेड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट 1 एम्पियर है फ्लोइंग थ्रू इट एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो व्हाट इज बी? हमको बी का वैल्यू निकालना है। डायग्राम दिया है, डायग्राम देख लो। ठीक है, और लेविएटेड का मीनिंग समझ लो। लेविएटेड का मतलब है किसी चीज को, मान लो इसको लेविएट करना है मुझे, तो मैं इस चीज को ग्राउंड के फोर्स के अपोजिट फोर्स लगा के ऊपर उठाऊंगा हवा में, इसको सस्पेंड कर दूंगा और ऐसे छोड़ दूंगा। ठीक है, और जैसे मैं छोड़ूंगा ना उसमें वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर उसको ऐसा ही रहना है तो इस पे ना ग्रेविटेशन के अपोजिट कुछ तो फोर्स लगना चाहिए, तो ये ऐसा रहेगा, नहीं तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कि एक वायर है, ठीक है, उसका लेंथ 1 मीटर है और इस वायर का जो मास है वो है 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। ठीक है, और उसको हमें लेविएट करके रखना है, उसको हमें लेविएट करके रखना है। और वो कैसे वर्क करने वाले हैं? उसमें से करंट पास करके 1 एम्पियर इतना करंट पास करेंगे और उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। तो उसको स्टेडी रखने का, लेविएट रखने का काम अब कौन करेगा मालूम है? अब इस पे जो लगेगा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी उसकी वजह से उसको क्या रहना है? ऐसा स्टेडी रहना है। तो हमारा जो इसमें कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो ये नीचे चल जाएगा, इसको नीचे नहीं जाने देना है, इधर ही रखना है। तो इस पे दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लगाती है वो किस दिशा में लगेगा? अपवर्ड दिशा में। और फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? m इंटू जी होता है, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, वो है BIL sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ, ठीक है, लेंथ और बी। जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है तो साइन 90 हो जाएगा। 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है, तो सिर्फ इतना बचेगा। हमको निकालना है बी, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू mg अपॉन IL। तो बस सारी वैल्यूज दी है उसको डाल दो। 20 इंटू 10⁻³ m हो गया। g की वैल्यू होती है 9.8 अपॉन I दिया है आपको 1 एम्पियर और लेंथ भी दिया है आपको 1 मीटर। तो खाली इसको सॉल्व करना है। 9.8 इंटू 20 मतलब 98 इंटू 2 196 इंटू 10⁻³ तो 1.96 इंटू 10⁻1 टेस्ला। ऐसा हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्क्रीन पे है आपके, मैं पढ़ता हूँ। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। देखो हमको क्या ढूंढना है? मैग्नेटिक फील्ड बी ढूंढना है और उन्होंने डिस्टेंस देके रखा है। डिस्टेंस आप आर, छोटा आर या छोटा डी से डिनोट कर सकते हो। मैं छोटे डी से डिनोट करता हूँ। क्या है? डिस्टेंस देके रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 इंटू 10⁻² मीटर। और आगे बोला है फ्रॉम वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अभी वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब क्या? ऐसी स्ट्रेट वायर जो इनफाइनाइट है, ऐसी स्ट्रेट वायर जो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर बोल देता हूं मैं, इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट 5 एम्पियर, कैरिंग करंट 5 एम्पियर। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा उसके फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में हम वैल्यूज डाल देते हैं। तो ठीक है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसमें से करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। कहाँ पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻² मीटर। इसके लिए सीधा फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2 पाई d। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
म्यू जीरो का वैल्यू क्या होता है, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं म्यू जीरो इंटू 2r, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 पाई हो जाएगा अपॉन डी। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि म्यू जीरो की वैल्यू हमें मालूम है, म्यू जीरो कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये होता है म्यू जीरो का वैल्यू। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देखो तो क्या बच जाएगा सिर्फ 10⁻⁷। 2 इंटू आई कितना है आपका, आई है 5 एम्पियर और डी कितना है आपका, डी है 2 इंटू 10⁻² मीटर। तो इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, ये 10⁻² पावर ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगी और पावर पावर में खेल होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻5 और ये 2 कट हो गया, 5 एज इट बचा, बस ये हो गया हमारा आंसर। और ये बी है, इसका यूनिट होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। बुक में कुछ कुछ आंसर्स गलत दिए हैं, आपको यही सही आंसर लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा करेक्शन है, क्या है मैं पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पे है प्रॉब्लम। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻⁷ आपके बुक में दिया है, लेकिन आपको वेलोसिटी जो लेना है, वेलोसिटी होगा 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो माइनस हटा देना है, नहीं तो गलत आंसर आएगा। तो 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया। इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी देके रखी है 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। उस मैग्नेटिक फील्ड में है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है ना, उस वेलोसिटी का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ द पाथ, हमको रेडियस निकालनी है पाथ की। रेडियस ऑफ पाथ क्या होगी, उसके बाद में उन्होंने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के बाद उन्होंने पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और वो भी उन्होंने पूछा है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करने को बोला है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, अभी इसमें कंसेप्ट यूज होगा। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ में किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो ना सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। ठीक है, वो सर्कल में घूमने लग जाता है। हमने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी वजह से, वो फोर्स इट एक्ट्स एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमको पाथ की रेडियस करनी है, रेडियस निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम जाएगा, कर्वीलिनियर मोशन करने लग जाएगा। ठीक है, तो कर्वीलिनियर मोशन कराने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होता है, तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, या फिर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वही होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, इक्वेट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको रेडियस मिल जाएगी। देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू वी इंटू बी। जब कोई चार्ज v इतना वेलोसिटी से b परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर इतना फोर्स लगता है। ठीक है, आगे साइन थीटा भी लगता है, लेकिन साइन 91 हो जाता है। तो क्यू वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है हमको, mv² अपॉन r। तो चलिए वैल्यू पुट कर दो, हमको r निकालना है, तो क्या हो जाएगा mv² अपॉन क्यू वी बी इज इक्वल टू, एक एक v कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा mv अपॉन क्यू बी। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके क्या हो जाएगा, मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है, वो होता है 9 इंटू 10⁻31 kg। उसका वेलोसिटी देखे रखा है 3 इंटू 10⁻7 अपॉन क्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू बी देके रखा है 6 इंटू 10⁻⁴। ऐसे केसेस में पहले क्या करते हैं हम, 10 पावर जो होती है ना वो एडजस्ट करते हैं। नीचे वाला देखो 19 है 4 है, दोनों माइनस माइनस है, तो टोटल नीचे का 10 का पावर क्या हो जाएगा 10⁻23, और 10 पावर -23 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ऊपर का क्या है, पहले ही -31 है +7 है। ठीक है, -31 है +7 है ऊपर, और नीचे क्या है -23 है। अभी क्या हो जाएगा टोटल -31 +7
और ये जो माइनस है नीचे पावर ऊपर जाके प्लस हो जाती है, तो वो प्लस कर देंगे, पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 23 + 7 कितना हो जाएगा 30। ये सिर्फ क्या बचेगा 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, तो ये सारा सॉल्व होके क्या हो जाएगा देखो 9 × 3 अपॉन 1.6 × 6 × 10⁻⁻1 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 27 अपॉन 1.6 × 6 करो, ये हो जाएगा 9.6 × 10⁻⁻1। अभी एक तरीका होता है लॉग बुक यूज करके हमें जो 9.6 है वो क्या है ऐसा है 1/9.6। इसको क्या बोलते हैं 9.6 का रेसिप्रोकल। 1/9.6 क्या होता है 9.6 का रेसिप्रोकल। तो हम है ना लॉग बुक का यूज करके 9.6 का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं और उसको इस 27 के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि लॉग बुक का यूज करके रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर छोटा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि रेसिप्रोकल आपको क्लास 12 में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में कर दो, मैं अगला वीडियो रेसिप्रोकल पे बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बात ध्यान में रखो कि आपको डिवीजन डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लीकेशन आसान है ना, तो क्या करना है इसको ऐसा लिख सकते हैं 27 × 1/9.6। 9.6 का रेसिप्रोकल निकाल लो लॉग बुक से और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.28 मीटर। तो आपको रेडियस मिल जाता है, जो रेडियस मिलता है वो कितना मिलता है 0.28 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना पार्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करके अभी फ्रीक्वेंसी निकालने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अभी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम होता है। ठीक है, 1/टाइम मतलब क्या हो जाएगा, देखो हमको मालूम है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और टाइम का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अभी इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कल घूमेगा, तो टाइम पीरियड में एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। एक सर्कल कंप्लीट करना मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होना 2πr। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 2πr लिख देता हूँ। देखो टाइम है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो इसको उल्टा कर देंगे वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो ऊपर वेलोसिटी है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे 2πr। वेलोसिटी हमको मालूम है 3 × 10⁻⁷, 2 × 3.14 r अब भी निकाला 0.28। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसको सॉल्व करना है। फिर से क्या करेंगे 3.14 × 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 6.28। चलो इधर करता हूँ 3 × 10⁻⁷ अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6.28 × 0.28। आपको क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो भी नंबर आएगा उस नंबर का आपको रेसिप्रोकल निकालना होगा, और रेसिप्रोकल निकाल के आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, वो सब करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर होगा 17.06 मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, ये अगर कुछ करेंगे इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा नंबर, उस नंबर का रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 नीचे 10 आ जाएगा, तो 10⁻⁷ में से वो कट हो जाएगा और मेगा हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसा आएगा 17.06 × 10⁻⁶ हर्ट्ज आएगा। 10⁻⁶ को हम क्या लिख सकते हैं मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आपको बहुत जरूरी होगा, कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए। अभी फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, अभी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम निकाल, तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। कितना होता है मास इलेक्ट्रॉन का 9 दिया है, 9 × 10⁻⁻31, और वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 3 × 10⁻⁷ का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से सॉल्व करते हैं ½ × 9 × 10⁻⁻31 इंटू इसका करो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करो 10⁻14 हो जाएगा। लेकिन ये जो कुछ भी आंसर मिलेगा ये हमें जूल में मिलने वाला है, और हमको निकालने को बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और किलो मतलब क्या होता है 10⁻³ होता है, वो बाद में देख लेंगे। अगर इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे इज इक्वल टू
हाफ, इसको पहले जूल में लिख लेंगे, 81 इंटू 10⁻31 और 40, इसमें करो क्या हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7 और 2 में से 1 गया 1 -7। ओके, तो इतना हो जाएगा। ठीक, इसको क्या कर देंगे हम, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना याद रखो। तो ये क्या हो जाएगा, 81 इंटू 10⁻19 पावर ऊपर चली जाएगी, -17 और ये ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो 10⁻2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ये क्या जाएगा 1.6 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1.6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 81 इंटू 10⁻2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर आएगा। हमें क्या करना है, 3.2 का रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल निकालने के बाद इसके साथ में उसको मल्टीप्लाई करना है। 3.2 का रेसिप्रोकल निकल जाएगा, 81 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कुछ भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं आंसर बताता हूँ आपको, 2.53 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम लिखेंगे 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तीनों चीजें हमने निकाल ली है। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये ऐसा न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसमें है कैरीज करंट ऑफ 5.2 एम्पियर, उसमें से जो करंट जा रहा है वो है 5.2 एम्पियर है। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें बी निकालना है। उसके बाद में है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3.1 सेंटीमीटर, डी से डिनोट कर दो 3.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻² मीटर, ऐसा यूनिट में जाइए। बस इतना ही है। फ्रॉम द वायर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या करेंगे, बी μ0I अपॉन 2πd। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख दूं, μ0 अपॉन 4π, यानी नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। μ0 की वैल्यू देके रखी है, वो होती है 4π इंटू 10⁻⁷, उसको 4π से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा सिर्फ 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू करंट है 5.2 और डिस्टेंस देके रखा है आपको 3.1 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो पावर में खेलते हैं, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁵ हो जाएगा। कैसे, ये नीचे पावर माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और 10⁻⁷ और ये +2 होकर 10⁻⁵ दे देगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.4 इंटू अपॉन ये क्या है 3.1। इसमें वापस आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, 1/3.1 निकालना पड़ेगा, और 1/3.1 जो आएगा रेसिप्रोकल उसको 10.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वो होगा 3.35 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। वही निकालना है, बी की ही वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग सेपरेशन ऑफ, डिस्टेंस देके रखा है, 2 लॉन्ग कंडक्टर्स है। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल भी है। ठीक है, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन देके रखा है 1 पॉइंट, सेपरेशन लिखता हूँ मैं 1.35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लेते हैं, 1.35 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, ये सेपरेशन देके रखा है, और उन्होंने देके रखा है इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट लेंथ देके रखा है, दोनों वायर्स पे लगने वाला देके रखा है उन्होंने। फोर्स पर यूनिट लेंथ है 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है, हमें निकालना है आई की वैल्यू। दोनों जो कंडक्टर्स है, दोनों जो वायर्स है पैरेलल वायर्स, उसमें से जाने वाला करंट हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। फोर्स पर यूनिट लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है μ0 अपॉन 2π इंटू I1 I2
अपॉन आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ठीक है, उसका फॉर्मूला है μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। यहाँ पे क्या है, दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ, μ0 अपॉन 4 पाई बना देता हूँ। इधर क्या हो जाएगा 2, और ये दोनों करंट है ना सेम है, I इंटू आर। उन्होंने क्या बोला है, दोनों कंडक्टर्स में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो I इंटू आई हो जाएगा अपॉन आर हो जाएगा। ये है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। ये देके रखा है तो वैल्यू डाल देते हैं, 4.76 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, ये μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू अभी आपको समझ में आ गया होगा। μ0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, उसको 4 पाई में डिवाइड कर दो तो सिर्फ बचेगा 10⁻7 इंटू 2I², और अभी R मतलब सेपरेशन देके रखा है, डिस्टेंस वो है 1.35 इंटू 10⁻²। हमको I² निकालना है, पहले तो I² ही निकलेगा। ठीक है, देयरफॉर I² इज इक्वल टू, I² के साथ में जो जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड को भेज दो, और जो जो डिवाइड को है उसको मल्टीप्लाई में भेज दो। तो देखो क्या आ जाएगा, 4.76 इंटू 10⁻²। ये डिवाइड को है ना तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये डिवाइड को चल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। चलो इसमें से कुछ कुछ कम होता है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम करेंगे 10 की पावर एडजस्ट करो। ऊपर टोटल पावर हो जाएगी 10⁻⁴, और नीचे है -7, ऊपर जाएगा वो +7 हो जाएगा, तो -4 + 7 हो जाएगा +3। तो मैं पहले 10 की पावर लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.76 इंटू 1.35 अपॉन 2 हो जाएगा। करेक्ट है, तो इसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.38 इंटू 1.35 इंटू 10⁻3। लेकिन ये जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, I² मिलेगा। तो ठीक है, वापस इधर लिखता हूँ मैं, I² की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, आंसर आएगा आपका, आंसर आ जाएगा 3213। इसका मल्टीप्लिकेशन करके अगर 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये वाला आंसर आता है। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3213। इसको ऐसे लिखना 32.13, ठीक है, इंटू 10⁻² लिखना। ऐसा क्यों लिखते हैं, जब भी अंदर आते हैं आप, जब लॉग बुक देखोगे, ये वापस आपको लॉग बुक यूज करके स्क्वायर रूट निकालना होता है। ठीक है, लॉग बुक यूज करके ही आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इसका। तो इस नंबर को हम 10 की पावर में ऐसे लिखना कि 10 की पावर इवन आए। तो 10 की पावर इवन आने से क्या हो जाएगा, ये 10 वाला टर्म जब बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा इंटू 10। फॉर एग्जाम्पल अभी 10 का स्क्वायर है अंदर, तो बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर अंडर रूट के अंदर आप डाल दो 10⁻4 तो वो बाहर निकल के कितना आएगा 10⁻2, पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन और पावर के लिए हम वैसा नहीं कर सकते, तो हमेशा इतना ट्राई करो कि पावर क्या मिले, पावर हमें इवन मिले। ठीक है, प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 10⁻2 है, वो बाहर आके 10⁻1 हो जाएगा। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, फाइनल ये हो जाएगा आपका 5.668, और इसी को बोलेंगे 56.68 एम्पियर। आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं लॉग बुक से, वो भी अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यही हमें निकालना था, आई की वैल्यू निकालनी थी, सिंपल फॉर्मूला यूज करना था, फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यूज पुट करनी थी, स्क्वायर रूट यूज करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 भी हो गया है। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 है, आपके स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2.4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस देके रखा है, डी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कर दूं 2.4 इंटू 10⁻² मीटर। आगे है फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला। बी देके रखा है उन्होंने 16 माइक्रो टेस्ला। अभी माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। उसके बाद में उन्होंने पूछा है कि व्हाट मस्ट बी द करंट, हमें करंट निकालना है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है,
तीसरा न्यूमेरिकल हम सेम टाइप का सॉल्व कर रहे हैं। जो इन्फानाइट लॉन्ग वायर होता है, इन्फानाइट वायर की वजह से जो बी बनता है वो बी का फॉर्मूला है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन डी, ताकि इसका वैल्यू हो जाए 10⁻⁻⁷। लेकिन यहाँ पे देके रखा है, वैल्यू डाल देते हैं 16 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पर हो जाएगा 10⁻⁷, 2 इंटू आई और डिस्टेंस देके रखा है 2.4 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, जो जो आई के साथ में मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 इंटू ये लिखता हूँ 2.4 इंटू और ये -6 -2 कितना आ जाएगा -8 और ये 2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड हो चला जाएगा इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखो ये -7 ऊपर जाके क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये हमारा 10⁻⁻1 हो जाएगा सिर्फ, और 10⁻⁻1 को हम इधर एडजस्ट कर देते हैं, मैं 16 को 1.6 लिख देता हूँ। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 2.4 अपॉन 2। ठीक है, 10 का पावर का काम हो गया, यहाँ पे 10⁻⁻1 आएगा और ये 16 को 1.6 में यूज हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2.4 इंटू इसका करेंगे तो कितना आ जाता है 0.8। इसका मल्टीप्लीकेशन करो, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 8 4 32 और 3 8 2 कितना 16 और 3 19। ठीक है, 1 2 1.92 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा करंट का वैल्यू। बस इतना आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, पढ़ता हूँ आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अभी यहाँ पे चालू हो गया आपका सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, इस पे भी हमने फॉर्मूले देखे हैं बहुत सारे। सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस 12.3 सेंटीमीटर। सर्कुलर करंट लूप का रेडियस है 12.3 सेंटीमीटर। इसको कैसे लिखेंगे 12.3 इंटू 10⁻² मीटर। उसके बाद में इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, मतलब बी देके रखा है 6.4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। आगे बोला है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं एम से, तो हमको एम पूछा है। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सर्कुलर करंट लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ, सॉल्व ही करते हैं। बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपका म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r3। 2m अपॉन r3 एक्चुअली फॉर्मूला है म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू m अपॉन r3, लेकिन मैंने क्या किया है 2 पाई की जगह पे 4 पाई कर दिया, तो इधर भी मैं ऊपर क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो जो जो वैल्यू दी है वो डाल देते हैं। देयरफॉर 6.4 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू m अपॉन r2। r2 मतलब इसका क्यूब, 12.3 का क्यूब इंटू ये 10⁻² का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा। अभी इनको इधर भेज देता हूँ, m निकालना है तो m के साथ में मल्टीप्लाई को जो है वो डिवाइड को चल जाएंगे और डिवाइड के जो है मल्टीप्लाई को चल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 6.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 12.3 ब्रैकेट का क्यूब इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। इधर के सारे मल्टीप्लाई को चल जाएंगे और इधर डिवाइड हो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको m मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू पहले 10 का पावर एडजस्ट कर लो, ये 6 दोनों माइनस है तो -12 हो जाएगा, ये 7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -12 प्लस 7 हो जाएगा 10⁻⁵। यहाँ तक खत्म। और यहाँ पे है 6.4 इंटू अभी 12.3 का क्यूब, 12.3 का क्यूब मैंने निकाल के रखा है, वो है 1860.86 1860.86। ठीक है, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, उतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 1860.86 इंटू 10⁻⁵।
इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा हमारा, एक मिनट, ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद 5.954 इंटू 10⁻², और यूनिट होता है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसमें आपको मेहनत करना है, आपको क्या मेहनत करना है, 12.3 का क्यूब निकालना है जो ये आएगा, उसके बाद में इसको डिवाइड करके 3.2 हो जाएगा, बाद में एक और मेहनत करनी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका मोमेंट का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इज अ सर्कुलर लूप, वापस सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसका रेडियस दे के रखा है, रेडियस इज 9.7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको कर लूं मैं 9.7 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। आगे है कैरीज करंट ऑफ 2.3 एम्पियर, उसमें से करंट पास हो रहा है 2.3 एम्पियर का। और आगे है ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड एट बी, निकालना है, सबसे पहले है एट सेंटर और दूसरा है एट पॉइंट ऑन एक्सिस है, और कितना दूर है 9.7 सेंटीमीटर अवे। ये है, ये दो केसेस है, तो दो आंसर हमें निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है वायर है कि लूप है, लूप है तो लूप के लिए अलग सा फॉर्मूला होता है, बीजी निकालना है तो बी के लिए फॉर्मूला रेडी है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है आपका μ0I/2R, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे पास R है, ठीक है, I भी है, μ0 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू I का वैल्यू है 2.3 अपॉन 2 है, और R जो है वो कितना है 9.7 इंटू 10⁻²। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 ये हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 को 2 कैंसिल कर देगा, 2 बचेगा सिर्फ, तो 2 इंटू पाई, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 6.28 इंटू 2.3 अपॉन ये 9.7 लिखता हूँ, और अभी 10 की पावर एडजस्ट करता हूँ, ये -7 है, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -7 +2 हो जाएगा 10⁻⁵। अभी आपको मेहनत क्या करनी है, अभी आपको मेहनत करनी है, ये प्रोडक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद और उसको 9.7 से डिवाइड करना है, और 9.7 से डिवाइड करना है मतलब क्या, 9.7 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1.48 इंटू 10⁻⁵, क्या है बी है, तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका, टेस्ला, ठीक है। दोस्तों ये पहला केस हुआ है, ये पहला केस हुआ है। सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर करंट लूप का, तो ये फॉर्मूला होता है μ0I/2R। अभी हमें बोला है कि पॉइंट एक्सिस पे है, और एक्सिस पे भी कितना डिस्टेंस दूर है 9.7 सेंटीमीटर, तो अभी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी नया फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी तो हमने देखा सेंटर में कितना होता है, लेकिन अलग केस है हमारा कि अभी एक पॉइंट जो है, ये आपका सर्कुलर करंट लूप है, ये एक्सिस है, पॉइंट आपका इधर होता है, ठीक है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस दिया है, इस पॉइंट का डिस्टेंस 9.7 सेंटीमीटर दिया है, ताकि आसान हो, क्योंकि आपका आर भी 9.7 सेंटीमीटर है और जेड भी कितना है 9.7 सेंटीमीटर। इसके लिए जाएगा आपको फॉर्मूला है, एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है वहां पे निकालना है, तो बी का फॉर्मूला हो जाता है बी इज इक्वल टू μ0I/2R² ब्रैकेट रेस टू 3/2। ये वाला फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, μ0I/2 ओके। यहाँ पे जो जेड दिया है, ये जो दिया है ना, ये जेड हमको दिया है, एक्सिस पे जो डिस्टेंस बताया है इस सेंटर से, वो डिस्टेंस हमको दे के रखा है कितना, तो हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। बी इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, आई दे के रखा है 2.3 इंटू R²। अपॉन अभी देखो क्या हो जाएगा, ये 2 एज इट इज, और ठीक से देखो Z 9.7 सेंटीमीटर है और R भी 9.7 है। इस केस में क्या है आपका Z इज इक्वल टू R है, Z इज इक्वल टू R है, तो क्या हो जाएगा R² प्लस Z की जगह पे मैं लिख दूं R² रेस टू 3/2, ठीक है। तो उससे क्या होगा देखो
4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2.3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और रेस्ट टू क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। और वैसा होता है तो देखो क्या हो जाएगा फाइनली 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2.3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है 2⁻³ 2⁻³ मतलब क्या 2√2 इंटू r²⁻³ मतलब क्या ये r³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा r³। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 2 इंटू 4, देखो 2 इंटू 2 4 और 4 कट हो गया, उसके बाद r³ और ये पूरा r² क्या हो गया कट हो गया, तो बचता क्या है देखो 2.3 इंटू पाई इंटू 2.3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन √2 इंटू r, √2 इंटू r की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 9.7 सेंटीमीटर, तो 9.7 इंटू 10⁻²। अभी आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा √2 का वैल्यू होता है 1.414, 2.3 इंटू पाई इंटू पावर में खेलते हैं पहले, और 10⁻⁵ हो जाएगा अपॉन ये होता है 1.414 इंटू ये होता है 9.7। आपको अभी मेहनत क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है, ऊपर वाला भी सॉल्व करना है, नीचे वाला भी सॉल्व करना है, और नीचे वाला जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल निकाल के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, वो आ जाएगा 0.5265 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 5.265 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। आपके बुक में जो आंसर दिया है इसका वो अलग दिया है, लेकिन वो आंसर गलत है। तो बुक में क्या किया हुआ है 2r² का पावर है 3/2, तो 2 का पावर 3/2 जब करेंगे तो एक्चुअल में वो क्या होता है 2√2 होता है, लेकिन बुक में क्या किया है 2 का पावर सिर्फ उन्होंने 3 लेके इधर 8 रख दिया है, तो 8 रखने की वजह से ये आंसर उसका कम हो गया है, लेकिन ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन। अभी देखते हैं 12th वाला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, आज का लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ क्या है अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है मतलब वापस वही है सर्कुलर लूप ही हो गया। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है मेड अप ऑफ 100 टन्स, नंबर ऑफ टन्स देके रखे हैं 100 टन्स, और आगे है ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, उनका रेडियस देके रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इसको कर लूं मैं 8 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, आगे बोला है उन्होंने इफ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर पास हो रहा है करंट हर टर्न में से फ्रॉम ईच टर्न, तो बी निकालना है एट सेंटर। ठीक है, तो बी एट सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मालूम है इसके लिए। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है μ0 Ni अपॉन 2r, where n is the number of turn, I is the current और r is the radius। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n कितने देके रखे हैं 100 इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.4 अपॉन 2 r कितना देके रखा है 8 इंटू 10⁻²। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा और वापस है 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा पाई इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.4 अपॉन 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये 10⁻⁷ और ये 10⁻² होता है, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, ये 4 और ये कितना हो गया फिर 0.1, तो पाई इंटू ये क्या आ जाएगा 10⁻⁶, 0.1 मतलब क्या 10⁻⁻1, 10⁻⁶ अपॉन 10⁻² is equal to pi into 10⁻⁴ is equal to 3.14 into 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ये हो गया, ये -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा -6 + 2 -4, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बी का वैल्यू कितना आया 3.14 into 10⁻⁴ टेस्ला। तो दोस्तों आज इस तरह से हमने कुछ 7, 8, 9 एग्जाम्पल देख लिए हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, क्वेश्चन इज एन अल्फा पार्टिकल,
ठीक है। और अल्फा पार्टिकल क्या है वो भी बता के रखा है, न्यूक्लियस ऑफ हेलियम एटम, ठीक है, विथ चार्ज +2। देखो चार्ज दे के रखा है, +2 बोल के रखा है, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और कितना होता है, वो होता है +2। अभी +2 मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसका 2 गुना, और कैसा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये +2 को क्या लिखूंगा मैं, 2 एज इट इज, और उस पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा चार्ज, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज। उसके बाद में उन्होंने बोल के रखा है इज एक्सेलरेटेड एंड मूव्स इन वैक्यूम ट्यूब विथ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दे के रखी है, ई बोलता हूँ मैं उसको, वो दे के रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का यूनिट है नहीं, इसको जूल में करेंगे, लेकिन जूल से पहले इस मेगा को कर लेते हैं, मेगा मतलब 10⁶, ठीक है, तो 10⁶ करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आगे दे के रखा है हमें प्रॉब्लम में ही कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। तो ये एज इट इज़, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करेंगे तो आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 जूल, हो गया। उसके बाद में बोला है इट पासेस थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, बी दे के रखा है 1.88 टेस्ला। इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि टेस्ला है एसआई यूनिट। एंड ट्रेसेस सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस दे के रखा है उन्होंने, वो है 24.6 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 10⁻² मीटर, ठीक है। ऑब्टेन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमें मास निकालना है अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। तो चलिए जो गिवन डेटा है वो तो हमने लिख लिया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा इसमें। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो तो है 12mv², ठीक है। इसका पूरा फॉर्मूला भी दे के रखा है। देखो ई दिया है हमको, एम निकालना है, वी नहीं दिया है, तो वी का हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, और दिया भी है बुक में। वी क्या होता है, Q/B/R/m। ये कहाँ से आता है, जो साइक्लोट्रॉन पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम। जो पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव होगा तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, और इस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो हमने क्या किया था, mv²/r जो था, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स जो था उसको मैग्नेटिक फोर्स से इक्वेट किया था, और उसके बाद में हमको v वाला फॉर्मूला ये मिलता था। तो मैं ये v की वैल्यू इधर डाल देता हूँ, डायरेक्ट स्क्वायर वाला, ठीक है, 12m, v का स्क्वायर करूँगा तो q², b² r²/m²। ठीक से देखो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 12, ये ऊपर का m और नीचे का एक m कैंसिल हो जाएगा, q², b² r²/m, नीचे का एक m बचेगा। हमको निकालना है मास, तो क्या हो जाएगा q², b² r²। इस मास को इधर लेके आता हूँ तो ये एनर्जी नीचे चल जाएगा, तो हो जाएगा 2E। बस फिर इस ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू q² मतलब इसका स्क्वायर, 2 × 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर मतलब 1.88 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में r² मतलब इसका स्क्वायर 24.6 × 10⁻² का स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 2E, 2 इंटू ई है हमारा ये रहा 10 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻19। ठीक से ऑब्जर्व करो, देखो 2 1.6 10⁻19 इसका स्क्वायर है, मतलब इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, 2 बार। और 2 बार लिखने के बाद देखो नीचे भी है 2 है, 1.6 है, 10⁻19 भी है। तो ठीक से सोचा तो इसको 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है तो, लेकिन ये नीचे वाला एक बार उसको कैंसिल कर देगा, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, देखो ऊपर कैलकुलेट करता हूँ मैं, चलो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ एक ही बार, नीचे का एक कैंसिल कर देगा 19। ये 1.88 का स्क्वायर होता है 3.53, ठीक है। और इसको लिख दूँ मैं 24.6 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 10⁻4। नीचे बचता क्या है, देखो ये 2 चला जाएगा, 1.6 10⁻19 निकल लिया, ये हो जाएगा 10⁻5, ठीक है। तो अभी 10 का पावर एडजस्ट कर लेते हैं और बाकी का लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ m इज इक्वल टू, देखो ये 2 × 1.6 हो जाएगा 3.2 इंटू पहले नंबर लिख लो, ये हो जाएगा 3.53 और
ये 24.6 का जो स्क्वायर है वो आएगा 605.16 और अभी आता है सारे नंबर्स का काम हो गया। तो देखो 19 और 4 दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 हो गया, उसके बाद में क्या होगा, ये जो 10⁵ है सॉरी ये 10⁷ होगा, माय मिस्टेक, 10⁶ इंटू 10⁷ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा फिर से। तो 19 भी माइनस, 4 भी माइनस, 7 भी माइनस, तो 19 4 23 और 7 30, तो आ जाएगा 10⁻30 और नीचे कुछ बचता नहीं है। तो अभी m इज इक्वल टू इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन वो मैं लिख देता हूँ, वो है 11.296 इंटू 605.16 इंटू 10⁻30। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी मैं लिख देता हूँ, वो है 6835.89 इंटू 10⁻30। इसको ढंग से लिखेंगे 6.835, तो 3 घर इधर आए तो क्या हो जाएगा 10⁻27 kg। बस यही क्या हो जाएगा हमारा मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला ये डायरेक्ट रेडीमेड भी है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये वाला रेडीमेड है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। न्यूमेरिकल है आपके स्क्रीन पे। 2 वायर्स शोन इन फिगर ड्रॉ करके रखा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम। ये जो दोनों वायर है ना, ये W1 है, ये W2 है, ऊपर भी लिखा है ये वायर 1 है तो ये वायर 2 है और ये वायर 1 है। दोनों में से जाने वाला करंट मतलब I1 इज इक्वल टू I2 सेम है, और दोनों में से करंट कितना जा रहा है 10 एम्पियर। ठीक है, आगे है अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, एक के इधर नीचे आ रहा है, एक के उधर ऊपर जा रहा है करंट, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज 8 mm। दो वायर के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है मतलब 8 mm देके रखा है। इसको क्या करते हैं 8 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। द लेंथ ए बी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ए बी दे के रखा है 22 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना जरूरी है मीटर में 10⁻² मीटर। ठीक है, उसके बाद में ऑब्टेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इन वायर 2 ऑन सेक्शन ए बी। ये जो सेक्शन ए बी है ना पहले वायर का, उस पे इस सेक्शन ए बी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, किसकी वजह से, इस सेकंड वायर में जो जाने वाला करंट है ना उसकी वजह से। सेकंड वायर में करंट जाएगा, किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट पास होता है तो वो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो वो इस पॉइंट पे या फिर इस सेक्शन पे कितना बनेगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैं बोल देता हूँ B2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इस सेकंड कंडक्टर के करंट की वजह से। तो B2 निकालना है, और उसके बाद में आगे भी कुछ है। ऑल्सो ऑब्टेन द फोर्स ऑन वायर 1। ठीक है, फोर्स ऑन 1 निकालना है, और फिर से किसकी वजह से, इसी की वजह से। ठीक है, फोर्स ऑन वायर 1, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकालना है उसका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो चलो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। देखो वायर 2 जो है उसमें से करंट पास होगा, और वो करंट क्या करेगा, इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वायर 2 का लेंथ मालूम नहीं है हमको, दिया भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कंसिडर करेंगे, और डिस्टेंस दे के रखा है, ये जो है ये है सेपरेशन D। ठीक है, और D की वैल्यू दे के रखी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट एट सर्टन डिस्टेंस D। तो वो फॉर्मूला है μ0/4π इंटू 2I/d। इसमें वैल्यू डाल दो B2। μ0/4π का डायरेक्ट वैल्यू मालूम होना चाहिए, वो है 10⁻⁷। 2 करंट है 10 और 8 mm मतलब 8 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो चलिए देखो क्या हो जाएगा, 10⁻⁷, ये 10⁻1 है, 10⁻6 हो जाएगा, और ये ऊपर आके और प्लस हो जाएगा 10⁻6 और +3 क्या हो जाएगा 10⁻3, और ये हो जाएगा 2/8। 2/8 मतलब कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻3। इसको ढंग से लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻4 टेस्ला, ये हो गया B2। और ये जो वैल्यू मिली है वो क्या है, मैग्नीट्यूड मिला है। हमें निकालना है डायरेक्शन इस B2 का, डायरेक्शन भी बोला है, तो बहुत सिंपल है। इसके लिए थंब रूल लगेगा, कौन सा, राइट हैंड वाला। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब रखो। ठीक है,
और जिस डायरेक्शन में आपका कर्ल फिंगर जाएगा, ये जो कर्ल फिंगर है राइट हैंड की, वो जिस डायरेक्शन में जाएंगी वो वाला जो डायरेक्शन होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, थंब ऐसा रखूंगा मैं राइट हैंड का, तो फिंगर जो है इसमें ऐसी अंदर की तरफ जा रही है ऐसी। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड, जिसको डिनोट करते हैं क्रॉस से। तो राइट हैंड थंब के रूल की वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। दोस्तों ये हुआ है आधा पार्ट। अभी हमें और कैलकुलेट करना है कि सेक्शन ए बी पे कितना फोर्स लगाएंगी वापस कौन सी फील्ड, इसी की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड वही है। तो इसके लिए हमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, हमें वो कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसने प्रोड्यूस किया हुआ, इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो इस पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है वो अभी हमने निकाल लिया, इसका जरूरत हमें पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें लेंथ लगता है उस कंडक्टर का जिस पे फोर्स लगने वाला है, और थर्ड क्वांटिटी लगती है उसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस पे लगने वाला फोर्स निकालता है फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन कौन लगा रहा है, तो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है। सेकंड की वजह से प्रोड्यूस हुआ करंट, किस में से जाने वाला, पहले में से जाने वाला, जिस पे फोर्स लग रहा है उसी में कितना करंट जा रहा है वो जरूरी होता है। उसका लेंथ, जिस पे फोर्स लग रहा है उस कंडक्टर का लेंथ मालूम होना चाहिए, दे के रखा है 22 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज होती है साइन थीटा। अभी साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और इसमें से जाने वाला करंट क्या है ऊपर, ऊपर मतलब वाई एक्सिस, इनवर्ड मतलब जेड एक्सिस, मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा F(1) इज इक्वल टू B2I1L, और साइन 91 होता है तो इतना ही रहेगा। तो ठीक है, तो F(1) क्या हो जाएगा, B2 की वैल्यू अभी अभी निकाली 2.5 इंटू 10⁻⁴, I दोनों में से सेम ही है, चलो इधर भी 10 और बाद में देके रखा है 22 इंटू 10⁻²। फाइंड करते हैं, तो 10⁻⁴, ठीक है, इंटू 10⁻³ हो जाएगा 2.5 इंटू 22, ठीक है, इंटू 10⁻² ये क्या हो जाएगा -3 -2 क्या आएगा -5, सही है, ठीक है। देखो ये 10⁻⁴ को 10 10⁻³ कर देगा, -3 -2 -5, 2.5 इंटू 22। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर करता हूँ मैं 22 25 25 टू द 50 0 5 ये 5 5 और ये क्या है 2.5, तो 55 आ जाएगा। 55 इंटू 10⁻⁵, सही है। और इसको और ढंग से लिखेंगे तो 5.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स। अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं, फोर्स का हमें डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे ही फोर्स आता है डायरेक्शन के लिए हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लेंगे और इसका आसान है बहुत, FMC, क्या ध्यान में रखना, FMC, F मतलब फोर्स, M मतलब मैग्नेटिक फील्ड, C मतलब करंट। जो है मिडल फिंगर M है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करेगी अंदर की तरफ, सॉरी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, जो मिडल फिंगर है वो करंट, करंट किधर जा रहा है इसमें ऊपर की तरफ। तो उस टाइम पे जब थंब हमारा जहाँ पे स्ट्रेच होता है, देखो मेरा थंब इधर के साइड स्ट्रेच हो रहा है, इधर के साइड, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर के साइड। यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये ए बी पोर्शन है, ठीक है, इसमें जा रही है फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, करंट जा रहा है ऊपर, तो फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, करंट जो मिडल फिंगर है वो बताएगा ऊपर। तो थंब देखो कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, इधर। तो इधर मतलब क्या, इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा, ऐसा फोर्स लगाएगी, इसकी फील्ड मतलब इसको क्या कर रहा है, पुश कर रही है, पुश कर रही है। तो पुश वाला फोर्स कौन सा होता है, वो होता है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही हमें कैलकुलेट करना था, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर ले सकते हो। और इस आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चन 13 से लेकर क्वेश्चन 18 तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ। फॉर प्रोटॉन एक्सेलरेशन अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड। एक साइक्लोट्रॉन यूज किया गया है फॉर प्रोटॉन के एक्सेलरेशन के लिए, और उसमें है आगे दिया हुआ है इन विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उन्होंने गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 बी देके रखा है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी टेस्ला भी हो सकता है,
ठीक है, वही यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। और आगे दिया हुआ है इज अप्लाइड, फाइंड टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें निकालना है बिटवीन टू डीज, बस उतना ही दिया है, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा है साइक्लोट्रॉन पे प्रॉब्लम है, ये दो डीज होती है, ठीक है। इसके बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा जाता है और उसको एक्सेलरेट किया जाता है और वो ऐसे घूमता रहता है। इसमें क्या है कि उसको हर सर्कल कंप्लीट करने के लिए स्पाइरल पाथ है, लेकिन हम इस यहाँ से यहाँ तक उतना एक सर्कल मान सकते हैं, ठीक है। इसको एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक इतना एक सर्कल मान सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, और वो टाइम होता है उसको कंप्लीट सर्कल करने के लिए, एक सर्कल कंप्लीट करना के लिए। लेकिन हमको क्या पूछा है कि टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द फील्ड। अब रिवर्सिंग फील्ड कब होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पार्टिकल जब यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले में जब अंदर जाता है, वापस आधा सर्कल घूमने के बाद वो वापस डी के गैप में आ जाता है, और उस टाइम पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स होता है। तो आपको कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं निकालना है, सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड निकालना है, मतलब सिर्फ आधा टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। इसके ऑपरेशन में क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल में पार्टिकल 2 बार आता है, गैप में पार्टिकल 2 बार आता है। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल को गैप में आने के लिए कंप्लीट टाइम पीरियड का जरूरी है नहीं, सिर्फ आधा टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास, T इज इक्वल टू है हमारे पास 2πm/qb। लेकिन हमें T नहीं निकालना है, हमें T/2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं, प्रोटॉन का मास वगैरह हमको दिया हुआ है, चलिए वैल्यूज डाल के सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3.14, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है। चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और बी आपको देके रखा है 1.4। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर का पूरा जो कैलकुलेशन है मैं आपको बता दूं, वो आ जाएगा 5.4243, और नीचे का आ जाएगा 2.24, ठीक है। और पावर में जब खेलेंगे तो ये 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 27 में प्लस होके कितना आ जाएगा वो इंटू 10⁻8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर मैं लिखता हूँ 2.34 इंटू 10⁻8 सेकंड। तो इतना टाइम उसको लगने वाला है। आपको मेहनत क्या करनी है, आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे का मल्टीप्लिकेशन आसान है, आप आराम से कर सकते हो। ये नीचे जो क्वांटिटी आएगी ना, तो उसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपको रेसिप्रोकल का वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं रेसिप्रोकल पे वीडियो बना दूंगा कि लॉग टेबल को यूज करके रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 5.4243 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इतना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हैज बीन फिटेड विथ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग 50 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स दे के रखे हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 14 है, MCG है, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स दे के रखे हैं 50, ठीक है। उसके बाद में है डायमेंशंस दे के रखे हैं, डायमेंशंस दिए हैं, तो डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट एरिया लिखता हूं, एरिया इज इक्वल 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। उसका एरिया कैसे हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 10⁻² मीटर, और 10⁻² का फिर से क्या है स्क्वायर है, तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में हो गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देके रखा है, उसको डिनोट करते हैं बी से, उसका वैल्यू है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और आगे है टॉर्शनल कांस्टेंट के देके रखा है, के का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री।
ये टॉर्जनल कांस्टेंट है। कहाँ पे इसको के से डिनोट करते हैं, कहीं पे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में दिया होगा। आपको करंट निकालना है। अगर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए कितना डिग्री, 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो कितना करंट लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एकदम सिंपल है, इतना सब डेटा देके रखा है, करंट आराम से आ जाएगा। तो करंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है एमसीजी में, तो मैं लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको। करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा और थीटा बाहर पे आ जाएगा, के अपॉन एन ए बी, और बाहर होता है थीटा। ये होता है गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट, और थीटा होता है डिफ्लेक्शन, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा किस में लेना है, डिग्री में ही लेना है, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू डाल देते हैं। आई इज इक्वल टू के क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁹, ये 30 है थीटा, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, एरिया कितना निकाला है 15 इंटू 10⁻⁴, और बी है 0.05। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करता हूं मैं, ये 1.5 इंटू ये 30, तो देखो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर ये 15 हो जाएगा, और ये 15 में कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में ऊपर क्या बचता है, सिर्फ 3 इंटू 10⁻⁹ बचता है, अपॉन नीचे क्या होता है 50 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.05। ये 0.05 को मैंने 5 से लिख दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। देखो 0.05 को मैं 5 लिख रहा हूँ, तो 5 इंटू 10⁻² करना पड़ेगा, तो 10⁻² और ये 10⁻⁴, 10⁻6 हो जाएगा, लेकिन एक जीरो कम कर देगा, तो फाइनली इधर क्या आ जाएगा 10⁻5, ठीक है, और ये सिर्फ 5 बचेगा। इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अभी क्या बचता है, देखो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो इधर करता हूं मैं 3 इंटू, ये जो है इसको ऊपर भेज देता हूं मैं, ठीक है, 10⁻5 है, ऊपर जाके 10+ हो जाएगा, प्लस होके कितना आ जाएगा वो 10⁻⁴, और अपॉन नीचे रहेगा 25। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 3 को 25 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमको अलग करना पड़ेगा। मैं इसको 300 कर देता हूँ, और तो फिर मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10⁻⁶। 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड वाला क्या हो जाएगा 10⁻6 कर देगा, ठीक है, अपॉन 25। अभी देखो डायरेक्टली कर सकते हैं, 25 1 था 25, बचे कितने 5 0, 25 2 था, ठीक है, कैंसल, और 10⁻6 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा करंट का वैल्यू 12 इंटू 10⁻6 यहाँ पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया हुआ है कि एक सोलेनाइड है और उसका लेंथ जो है वो है पाई मीटर। सोलेनाइड का लेंथ है पाई मीटर, उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, उसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं 2.5 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है, इस तरह से। आगे देखे रखा है कि उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 1000 है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1000 है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, ईच टर्न में से 5 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। और आपको क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अलोंग एक्सिस, बी एट सेंटर अलोंग एक्सिस हमको पूछा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला μ0 Ni, ठीक है। लेकिन यहाँ पे m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको ठीक से समझना, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते हैं, इस n की वैल्यू 1000 डाल के छोड़ देते थे, लेकिन ये छोटा n है, छोटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो छोटा n कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1000, और पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है पाई मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें डालनी है। μ0 की वैल्यू हमें मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये कितना हो जाएगा 1000, पाई मीटर है ना तो सिर्फ पाई आएगा, ठीक है, पाई, n की वैल्यू डाल दी मैंने 1000 अपॉन पाई, और इंटू करंट कितना है 5, तो ऊपर ही लिखता हूँ 5। सॉल्व करते हैं, पाई पाई कट हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू ये 1000 और 10⁻⁷ में कैंसलेशन करो, 10⁻4 इंटू 5 हो जाएगा,
ये 20 × 10⁻⁴ तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ बी है, इसका मतलब है टेस्ला। बस तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सही है, 2 × 10⁻³ टेस्ला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। डेटा दिया है, हमको दिया है टोरॉइड, हमको देके रखा है इन्होंने टोरॉइड, ठीक है। और टोरॉइड की कुछ चीजें बताई है। सबसे पहले रेडियस बताई है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। ओके, उसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स देके रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, ठीक। उसके बाद में उन्होंने बी देके रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देके रखा है, उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻² टेस्ला अलॉन्ग सेंटर, ठीक है, और ऑफ एक्सिस, अलॉन्ग द सेंटर ऑफ एक्सिस देके रखा है, ठीक है। और हमें ढूंढना है, तो उसके लिए इतनी फील्ड हमें पाने के लिए करंट कितना फ्लो कराना पड़ेगा। तो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट है टोरॉइड। टोरॉइड में हमें बी का फॉर्मूला मालूम है। बी का फॉर्मूला होता है μ0 Ni, फिर से वही जो सोलेनोइड का होता है वही। और यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये μ0 एज इट इज, इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, पूरा लेंथ कितना होता है 2πr होता है। तो 2πr कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो देखो पीछे क्या था, हमको लेंथ देके रखा था सोलेनोइड का, यहाँ पे टोरॉइड का लेंथ नहीं दिया है, लेकिन उसका रेडियस दिया है। तो रेडियस देके टोरॉइड का टोटल लेंथ हम निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, जितना सरकमफेरेंस होता है, तो वो सरकमफेरेंस है 2πr, और हमको i की वैल्यू तो निकालनी है, = b। तो इससे i का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i = ये जो डिवाइड को है इधर मल्टीप्लाई को हो जाएगा b × 2πr, और i के साथ में जो मल्टीप्लाई को है वो डिवाइड को चले जाएंगे, μ0 × n। वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू देके रखी है 5 × 10⁻², 2π, r देके रखा है 10⁻1 अपॉन μ0 की वैल्यू मालूम होती है 4π × 10⁻7, और नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। चलो पहले 10 की पावर में खेलते हैं। देखो ये 1000 है, मतलब 10⁻³ है, ये 10⁻7, मतलब नीचे क्या बचेगा 10⁻4 बचेगा, और 10⁻4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलके -3 बनाते हैं, और ये नीचे से ऊपर गया है +4, तो ये बच जाएगा 10, ठीक है, 10⁻1। तो अभी खेलते हैं, ये हो जाएगा 10 × π, 5 × 2π कितना 10π, और यहाँ पे नीचे क्या बचा है 4π, पाई कट हो जाएगा, 10/4 करो 2.5 × 10⁻1 i = ठीक है। तो i = क्या आ जाएगा 25 एम्पियर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखता हूँ सही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। दिया है इन साइक्लोट्रॉन, प्रोटॉन को हमें एक्सेलरेट करना है, और रेडियस ऑफ द डी देके रखी है, रेडियस देके रखी है डी की, साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन डी की रेडियस देके रखी है उन्होंने, वो है 60 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 × 10⁻1 मीटर। इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी देके रखा है, फ्रीक्वेंसी = वो है 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज को हमें कन्वर्ट करना जरूरी है, तो उसको लिखते हैं 10, और मेगा होता है 10⁻6 मेगाहर्ट्ज, तो इसको लिख देंगे 10 मेगाहर्ट्ज जाएगा, फिर तो 10⁻7 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और उसके लिए कुछ वैल्यूज देके रखी है। प्रोटॉन का मास देके रखा है 1.67 × 10⁻27 kg, और हमें काइनेटिक एनर्जी ईवी में निकालना है। किस में निकालना है, ईवी में। ऐसा एक एग्जांपल हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो आता है Q² B² R² अपॉन, ऐसा ही है, Q² B² R² अपॉन 2m।
ये फॉर्मूले में है ना जो चीजें लगने वाली है वो सब दे के रखी है, लेकिन ये नहीं पता है हमको, बी नहीं पता है। तो बी के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और बी का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक टर्म देके रखा है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है, टाइम पीरियड को अगर उल्टा कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है, और वो आता है BQ/2πm। ठीक है, तो इसका यूज करके हम क्या करते हैं, बी निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर बी क्या हो जाएगा, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू 2πm अपॉन ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अभी क्या कर देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। ये हो जाएगा 10⁷ इंटू 2π इंटू मास देके रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन क्यू है 1.6 इंटू 10⁻90। देखो आपको क्या करना होगा, आपको तो पहले पावर में करना है। इस 7 और 27 प्लस माइनस है दोनों, तो कितना हो जाएगा -20 और 19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। -20 + 19 कितना दे देंगे, 10⁻⁻1। और बस फिर हमको क्या करना है, 2π इंटू 1.67 अपॉन 1.6 करना है। इतनी मेहनत आपको करनी होगी, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी आपको मिल जाएंगी 0.67 टेस्ला। बी इक्वल टू 0.67 टेस्ला। इतनी मेहनत के बाद मेहनत हमारी पूरी नहीं होती है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला O है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q²B² R² अपॉन 2m इज इक्वल टू, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻90। चार्ज कितना होता है, इतना ही होता है पॉजिटिव, उसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 0.67 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू R² मतलब इसका स्क्वायर 6 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। अभी इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं। स्क्वायर पहले आना चाहिए, 1.6 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, 2.56 आ जाएगा, ये 10⁻38 हो जाएगा। उसके बाद में 0.67 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 10⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻2, और नीचे का तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, दो तो ऊपर के किसी ना किसी को कैंसिल कर ही देगा, लेकिन आपको फिर 1.67 का रेसिप्रोकल निकाल के ऊपर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ, वो फाइनल आंसर आ जाएगा और करेक्ट आएगा 1.2 इंटू 10⁻12 जूल, वो आएगा 10⁻12 जूल। और इस जूल को हमें ईवी में कन्वर्ट करना है। तो ईवी में जब कन्वर्ट करना होता है ना, तो इसको किससे डिवाइड कर दो, फिर से 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो। अगर ऐसा करते हो तो आपको ईवी में आ जाएगा आंसर, और वो आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻6 ईवी, और इसी को लिख देंगे 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। मेहनत थोड़ी लगने वाली है, मल्टीप्लिकेशन थोड़े ज्यादा इसमें लगने वाले हैं आपको। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, स्टेप आपको समझना जरूरी है। ये था हमारा 17th क्वेश्चन। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, क्या है, अ वायर लूप ऑफ फॉर्म शोन इन द फिगर। फिगर में एक वायर दिया हुआ है, उसका लूप बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर दिख रहा है, और बीच में क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है। ये लूप दिया हुआ है वायर का, और इसकी वजह से हमें P पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें से करंट पास होगा। ठीक है, लूप में से करंट पास होने वाला है, और उसकी वजह से P पॉइंट पे जो फील्ड बनने वाली है, उस फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसमें दो शेप्स इन्वॉल्व है, पहला तो एक कर्व है और दूसरा है स्ट्रेट लाइन। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास कर्व के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला क्यों कब है, जब एक कंप्लीट लूप होगा। कंप्लीट लूप का फॉर्मूला है, सिर्फ समझ लो, आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके पास कंप्लीट लूप होगा तो आपके पास फॉर्मूला है μ0 I/2R। ये फॉर्मूला होता है, मैं फिर से बताता हूँ। अगर वायर का लूप कंप्लीट सर्कुलर है, ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इतनी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है, इतनी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इतनी लेंथ आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा वो पहले समझ लो। और फॉर्मूला कैसे आता है, ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है, तो
तो अगर आपने डेरिवेशन का वीडियो ठीक से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये होता है म्यू 0/4 इंटू होता है आइडियल अपॉन आर स्क्वायर होता है। इस केस में डिस्टेंस कितना आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, लूप पे हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, आर जितना है, डिस्टेंस कितना है, आर जितना है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर। और ये जो डीएल होता है ना, यहाँ पे फिर मैं आर ले देता हूँ, और ये जो डीएल होता है ना, इसका बाद में इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन निकाल के वो लूप का लेंथ जितना होता है वो लेंथ निकाला जाता है। तो पूरे सर्कुलर के लिए इस डीएल की जगह पे हम क्या कर देते हैं, 2πr डाल देते हैं, और 2πr डालने की वजह से ये वाला फॉर्मूला मिलता है। लेकिन यहाँ पे 2πr नहीं है, यहाँ पे इतना है। ठीक है, तो इतनी लेंथ हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इतना जो आर्क है, इतना आर्क जो है उसका लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तो फिर वो डीएल की जगह पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा, ये ऊपर वाला यूज नहीं करेंगे अभी, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, हर फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हो जाएगा b = म्यू 0/4 आर डीएल, मतलब अभी इतना लेंथ, डीएल का बाद में इंटीग्रेशन होके लेंथ निकालते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द लूप कितना है, इतना एंगल 90 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है h = r थीटा, थीटा को रेडियन में लेना है। ठीक है, तो h मतलब इतना लेंथ कितना हो जाएगा, r कितना है, रेडियस r है, और थीटा कितना है अभी 270 डिग्री। तो 270 डिग्री होता है आपका r इंटू π/2 मतलब 90, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी लेंथ आ जाएगी, और उसको आपको इस फॉर्मूले में डालना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर आप डालोगे तो r² इंटू 3πr/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे म्यू 0/4 इंटू आई अपॉन, देखो एक एक आर कट हो जाएगा तो नीचे बचेगा आर, और ये आ जाएगा 3π/2। तो ये हो जाएगा बी का वैल्यू। बस इसको कुछ कैंसिल वगैरह नहीं करेंगे, कुछ कैंसिल वगैरह हम नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा पहला। और इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इसकी डायरेक्शन देखो, ये जो है हमारा करंट ऐसा जा रहा है, लूप की लेंथ ऐसी है, तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल यूज होगा। उसमें क्या बताते हैं, जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उस दिशा में आपका करंट उंगली कर दो, और अंदर की दिशा में आपका थंब अभी अंदर की दिशा में जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ थंब जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी जाएगी, ये जो जाएगी वो इनवर्ड जाएगी। कहाँ पे जाएगी, इनवर्ड। अभी चलो इतना सरफेस की वजह से हो गया है, अभी कितने की वजह से बाकी है, इतना बाकी है। तो यहाँ पे ठीक से देखो कि क्या है, यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर निकाला है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और हमें क्या मालूम है अभी, ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो दोनों इक्वल होंगे, और सेम इसी तरह का फॉर्मूला यूज करना है हमको। ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं एम्पियर लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर लॉ या बायोट-सावर्ट लॉ। ये जो होगा आपका बायोट-सावर्ट लॉ से सॉल्व होगा, ये जो न्यूमेरिकल है आपका बायोट-सावर्ट लॉ से सॉल्व होने वाला है। क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है एक्चुअली, लेकिन थीटा यहाँ पे देखो, ये करंट एलिमेंट होता है यहाँ पे छोटा सा डीएल नाम का, और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इस करंट एलिमेंट से वो कितना एंगल बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसी फॉर्मूला को वापस क्या लिख देंगे अपन, म्यू 0/4 आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी आर क्या होता है, डिस्टेंस। अभी ये आर नहीं है, लेकिन ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस नहीं है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ना, ये रेडियस नहीं है। और हमको क्या चाहिए होता है, बायोट-सावर्ट लॉ में इस करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, उसका डिस्टेंस लेना होता है, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो ए है, वो एच है, तो मैं इसकी जगह पे क्या डाल दूं, एच डाल दूं, इसकी जगह पे क्या डाल देता हूं मैं, एच डाल देता हूं। और अभी हमको दो चीजें करनी है, पहले तो पूरी लेंथ निकालनी है इस वायर की, ठीक है, और उसके बाद में हाइट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम में ठीक से देखो, देखो ये टोटल 90 है, ये भी 90 है इधर इधर, और हमें क्या करना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, पूरा ट्रायंगल चेक कर लो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, पूरे ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है, 180। तो ये 90 है, तो इन दोनों की सम भी कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी, और दोनों भी इक्वल है, क्यों,
आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करो, ये दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। जैसे ये 45 हो गए इस और ये 90 है, ये आधा एंगल भी 45 हो जाएगा, ये आधा एंगल भी 45 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमको एज भी निकालना है और ये टोटल डिस्टेंस भी निकालना है। एक साइड निकाल लो, उसको डबल कर दो, दोनों साइड आ जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो इतनी लेंथ अगर निकालेंगे तो 45 के अपोजिट है, साइन थीटा हमें यूज करना है, तो इतनी कितनी आ जाएंगी, ये 45 है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन 45। आर साइन 45 हो जाएगा, कैसे देखो इसमें यूज करता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर। साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट है आपका ए बी और थीटा इसको लिया है मैंने, तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ए बी अपॉन आर, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर, और साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, वो होता है 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा r√2। देयरफॉर टोटल BC क्या आ जाएगा, उसका 2 गुना 2r/√2 इज इक्वल टू √2r हो जाएगा। ये हम हो गई, हमारी लेंथ हो गई। इसको हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अभी हाइट को निकालते हैं। देखो हाइट भी उतनी आएगी क्योंकि 45 डिग्री का अपोजिट है, हाइपोटेन्यूस वही है सेम वही है। तो h इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू, लेकिन ये टोटल हाइपोटेन्यूस है इनटू 1/√2, तो वो आ जाएगा r/√2। ठीक है, सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है। तो इनकी वैल्यू अभी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो b इज इक्वल टू μ04 पाई इंटू आई इंटू dl कितना है, √2r है, अपॉन h का स्क्वायर मतलब r/√2 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, μ0/4 पाई इंटू आई r, ठीक है, और √2 अपॉन क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और एक √2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ठीक से आगे और लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू μ0/4 पाई, इसके टर्म में लिखता हूँ I/R, और बचा क्या, देखो एक आर कट, दूसरा क्या बचता है, 2√2 बचता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो देखते हैं। दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, इसका भी डायरेक्शन निकालते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया बी का, अब यहाँ पे क्या लगेगा रूल, सिर्फ वही रूल लगेगा, राइट हैंड रूल। क्या करेंगे, करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो करंट की दिशा में थंब रखेंगे, ऐसा जा रहा है, ठीक है, और हमारी कर्ल फिंगर जिस दिशा में जाएंगी, अगर ऐसा है तो हमारी कर्ल फिंगर देखो ऐसा करेंगे, तो ये थंब है और एक कर्ल फिंगर है, फिर से कहाँ पे आ रही है हमारी डायरेक्शन, इनवर्ड आ रही है, तो इसकी वजह से भी कहाँ पे आएगी डायरेक्शन हमारी, इनवर्ड आएगी। ठीक है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी और इनवर्ड। फिर से समझाता हूँ, राइट हैंड लेंगे, करंट की दिशा में थंब को रखेंगे और एक कर्ल फिंगर जिधर जाएगी, किधर जा रही है, अंदर के साइड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, तो ए भी इनवर्ड ए भी इनवर्ड, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल आंसर ऊपर लिखता हूँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा B इज इक्वल टू टोटल, देखो यहाँ पे μ0/4 पाई I/R, μ0/4 पाई I/R, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई I/R कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3π/2 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे है 2√2, ठीक है, और टोटल फील्ड कहाँ पे आएगी, टोटल फील्ड आएगी इनवर्ड। तो दोस्तों ये था हमारा 18th नंबर का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो चैप्टर 10 है उसके न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं, कुछ बाकी थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर गोइंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। देखो इस डायग्राम को या इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए।
उन्होंने बोला क्या है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, अभी लॉन्ग मतलब कितना लॉन्ग वो दिया नहीं ना, तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। गोइंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कैपिटल आर। तो देखो हमें डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। 2 लॉन्ग वायर से वो कैसे जा रही है, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब पहली वायर ऐसी है जो प्लेन के अंदर जा रही है और दूसरी भी ऐसी ही होंगी, दोनों वायर्स बहुत लॉन्ग होंगी और एक दूसरे को पैरेलल भी होंगी। तो यहाँ पे हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सिवाय से हम डॉट या क्रॉस नहीं बता सकते हैं, हमको वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा ऐसा, ये दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। एंड कैरी करंट आई ईच, दोनों में से करंट आई पास हो रहा है, ठीक है, दोनों में से करंट आई पास हो रहा है इन सेम डायरेक्शन, दोनों में से जो करंट पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वायर्स, एक पॉइंट होगा, जो पॉइंट क्या होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों वायर से एक पॉइंट जो हम लेंगे वो इक्वी डिस्टेंट होगा, उस पॉइंट को मान लेते हैं P, ठीक है। वायर एंड सबटेंडिंग एंगल थीटा विद द प्लेन कंटेनिंग वायर्स, वो फ्रॉम वर्ड यूज़ किया है वो गलत है, ये प्लेन है, ठीक है। प्लेन कौन सा है, एक जेड प्लेन है, मान लो दोनों ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है। तो कौन सा प्लेन होगा, जेड प्लेन होगा, ठीक है। तो इस जेड प्लेन को क्या है हमारा एक एंगल बनाएगा, ठीक है, वो एंगल क्या है थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देता हूँ और ये जो है इसके साथ में एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। 3D डायग्राम यहाँ बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बनाने का ट्राई करते हैं। ये डिस्टेंस r मान लेते हैं और ये भी r मान लेते हैं। डिस्टेंस दोनों r क्यों मानेंगे, डिस्टेंस दोनों r इसलिए मानेंगे क्योंकि वहाँ पे बोल के रखा है कि वो क्या है इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट P है इन दोनों वायर से इक्वी डिस्टेंस है, तो ये r होगा तो A भी r होगा, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बन जाएगा फ्रॉम सबटेंडिंग एंगल थीटा। और आगे है, और डायरेक्ट हमें प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होंगी, μ0 I अपॉन पाई r साइन 2 थीटा। और वो जो बनने वाली है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन भी हमें निकालना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये छोटी सी डायग्राम है, इसमें नहीं समझेंगे तो हम बड़ी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझने का कोशिश करो, ये पॉइंट P जो है इससे और इससे दोनों वायर से इक्वी डिस्टेंस है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जैसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, एक बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि P पॉइंट किस पे है, उनके बाइसेक्टर पे है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है, इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2 और इतना भी हो जाएगा r/2। डायग्राम आपको ठीक से दिख रही है क्या, ठीक है। कोशिश करो, ये डिस्टेंस है r। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो हमें जो कुछ भी लाना है आंसर, उस आंसर में है कैपिटल R, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइनल आंसर मुझे कैपिटल R में लाना है, इसलिए मैं स्मॉल r को भी कैपिटल R के टर्म में ले लेता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा, इसको ठीक से देखो क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देयरफॉर R क्या हो जाएगा, r/2 अपॉन कॉस थीटा, ये लगने वाला है, ठीक। न्यूमेरिकल के अनुसार क्या है, दोनों करंट है, दो वायर्स है, दोनों में से जाने वाला करंट सेम है, दोनों में से जाने वाला करंट I है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R है। एक पॉइंट P लिया जो कैसा होगा, वो इन दोनों वायर्स से इक्वी डिस्टेंट होगा, और वो जो पॉइंट P होगा इसके अगर उससे हमने 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी तो वो इन दोनों वायर के साथ में कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाने वाला है, ठीक है। इतना मान लिया हमने। चल अभी फिर क्या किया, जो हमें आंसर चाहिए था, ये आंसर ए वाला चाहिए, उसमें जो भी हमें R की टर्म चाहिए वो क्या है कैपिटल, बाकी μ0 I और पाई ये तो कांस्टेंट है, बाकी थीटा का हम देख लेंगे। अभी चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये एक वायर है, एक वायर है, दोनों वायर्स की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। मान लो ये जो वायर है उसको मैं नाम देता हूँ W1 और ये जो वायर है उसको नाम देता हूँ W2। तो W1 वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होंगी इस पॉइंट पे फील्ड, उसको नाम दे देता हूँ मैं B1। तो मैं लिखता हूँ कि B1 इज़ द फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट थ्रू वायर
W1 वायर में से प्रोड्यूस होने वाले करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड एट पॉइंट P। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर एट सम डिस्टेंस। तो ये वायर है, ठीक है, इस वायर से हमारे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? R है। तो इस जो वायर है उसके वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला, या फिर इन्फाइनाइटली लॉन्ग जो वायर है उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। वो होता है μ0/4π × 2I/d। ठीक है, d इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, d इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दिस वायर, इस वायर से डिस्टेंस। अब यहाँ पे d की जगह पे हमें यूज़ करना होगा क्या? r। तो मैं यहाँ पे d को रफ करके यूज़ करता हूँ r, और r की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे। तो b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0/4π 2I। r की वैल्यू जब डालूंगा मैं तो देखो क्या हो जाएगा? r/2 cos थीटा, और इसी को ढंग से लिख दूँ, ऐसा हो जाएगा। फिर तो 2 और cos थीटा एक इसमें आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ r/2 cos थीटा, इसी को ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? μ0/4π इंटू ये 2, देखो ये 2 cos थीटा पूरा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4I cos थीटा अपॉन ए कैपिटल R। तो जो छोटा r था हमारा स्मॉल r, उसकी जगह पे हमने कैपिटल R लेके आए हैं हम। अभी इसमें और कैलकुलेशन होगा। b1 इज इक्वल टू μ0/4π, ये चलो 4 को कट कर देते हैं, I cos थीटा अपॉन R। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो इसको फिर से बताता हूँ कैलकुलेट कैसे किया है। ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस पॉइंट P पे प्रोड्यूस होने वाली हमें क्या निकालनी है? फील्ड निकालनी है। अब ये 3D डायग्राम है, देखो क्या होने वाला है। एक वायर होंगी, मान लो एक वायर है, सॉरी एक प्लेन है, इधर से एक वायर पास हो रही है अंदर के साइड, इधर से एक वायर पास हो रही है अंदर के साइड, ठीक है। और इन दोनों वायर से ऊपर के साइड में एक पॉइंट लूँगा मैं, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस और यहाँ से इतना डिस्टेंस। ये आपको डायग्राम में ठीक से क्लियर नहीं हो रहा होगा, डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा हो कि एक ही प्लेन में है, लेकिन वैसा है नहीं। ये जो पॉइंट P है वो इधर ऊपर होगा, इधर से एक वायर जाएगी, इधर से एक वायर जाएगी, पॉइंट इधर होगा, तो ऐसा और ऐसा डिस्टेंस है P। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो P जो है दोनों वायर से हमको ऐसा जाना है, दोनों वायर से डिस्टेंस है R। तो पहले हमने R निकाल लिया, थीटा उन्होंने बोला था, ये r/2 ले लिया, क्योंकि ये पॉइंट P जो है इक्वी डिस्टेंस है, तो ऊपर से ऐसा परपेंडिकुलर डालेंगे हम। तो छोटे r की वैल्यू निकाल ली पहले, वो डाल दिया हमने किसमें? इसमें। ये वाला फॉर्मूला कौन सा है? इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। यहाँ पे D होता था, लेकिन यहाँ पे अभी D की जगह पे क्या है? R है। तो R की वैल्यू पुट कर दी, जो कैंसिल करना था वो कर दिया, आ गया। सिमिलर प्रोसेस किसके लिए होगा? W2 के। W2 वायर जो है उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसमें से भी सब चीज़ें सेम हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, सिमिलरली B2 विच इज़ द फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर W2, उससे भी B2 क्या प्रोड्यूस होगा? यही μ0/4π, डायरेक्ट लिख देता हूँ I cos थीटा अपॉन R। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी पैरामीटर सेम है, तो ये जितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये भी उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो डिफरेंस क्या होगा? तो अभी डिफरेंस ठीक से समझो। जो B बार होगा उसका फॉर्मूला बायोट सावर्ट लॉ से हमारे पास है, DL बार क्रॉस R बार होता है। ये वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आगे कुछ कर सकते हो। ठीक है, B बार इज इक्वल टू DL बार क्रॉस R बार। और ये जो B बार वेक्टर आएगा वो क्या है? देखो ये दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो तीसरा वेक्टर जो मिलता है वो तीसरा वेक्टर क्या होता है? इन दोनों को परपेंडिकुलर। तो ये जो B बार है वो R बार को भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये R बार मान लो इसको। ठीक है, तो पहले की वजह से जो B1 बार है ये R बार की क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखो ये R बार है, ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये R1 है, चलो इसको R1 मान, नहीं तो R ही रहने दो। ये जो R बार है इसको ये B1 क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे मैं लिख दूँ B1, और उसी तरह से ये देखो ये दूसरा R है, दूसरे R की वजह से, ये दूसरे वायर की वजह से यहाँ पे B2 प्रोड्यूस होगा, और ये B2 भी क्या होगा? इस वाले R को परपेंडिकुलर होगा, तो ये इस वाले R को मैंने परपेंडिकुलर बता दिया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, चलो इतना हो गया, दोनों की डायरेक्शन मैंने बता दी।
ये है B2 बार। अभी ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है इस पॉइंट पे। B1 इस तरह से जा रहा है, B2 इस तरह से जा रहा है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो कितनी मिलेंगी, लॉ यूज़ करेंगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1B2 कॉस थीटा। तो अभी हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, जिन दो वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है, ये कॉस थीटा क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। तो वो एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए अभी चालू करते हैं हम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं है। देखो ये ट्राइंगल है एक, देखो मैं ट्राइंगल बताता हूँ ब्लू इससे, ये ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों एंगल की सम होती है 180, उसमें से ये थीटा थीटा है तो 2 थीटा हो गया, तो इतना एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ये वाला एंगल, जगह कम है इसलिए लिखता हूँ 180 माइनस 2 थीटा। अभी ठीक से देखना, ये आर बार है, ये वाला आर बार, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली, इनके बीच में एंगल कितना है 90, मतलब ये पूरा एंगल कितना है 90 में से ये 180 माइनस 2 थीटा है, चलो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ 180 माइनस 2 थीटा प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। फिर से देखो ये r बार है और ये B1 बार है। ठीक है, इसको ये B1 बार क्या है, परपेंडिकुलर है इस रूल के अनुसार, तो उसमें से एक एंगल हमें मालूम है 180 माइनस 2 थीटा, x निकालना है। टोटल एंगल है 90, उसमें से अगर ये 180 माइनस 2 थीटा माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस ये 180 उधर जाएगा, ये 2 थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा माइनस 90। तो x क्या मिला हमें, x मिला हमें 2 थीटा माइनस 90। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाले एंगल में इंटरेस्ट है हमें, y में। तो फिर से देखो, फिर से देखना पड़ेगा, ये वापस क्या था हमारा, एक r था। ठीक है, वायर W2 से पॉइंट P का डिस्टेंस, और ये वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो है B2, और ये R को ये B क्या है परपेंडिकुलर। फिर से अभी क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है वो 90 आ जाएगा, यहाँ से इतना पूरा एंगल 90 है, उसमें से 2 थीटा माइनस 90 मालूम है हमें। तो यहाँ पे वापस लिखता हूँ मैं, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 90 है। देखो ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल y, ये टोटल एंगल कितना है 90 है, उसमें से ये मालूम है हमें x क्या है 2 थीटा माइनस 90 प्लस वाई इक्वल टू 90। देयरफॉर अभी y निकालना है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 90 उधर जाके प्लस हो जाएगा 180, और ये 2 थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। बस ये y वाला एंगल चाहिए, एंगल निकालने में ही ज़्यादा जगदोजहद है, तो y मिल गया 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, देखो ये 180 माइनस 2 थीटा था, ये इतना टोटल एंगल 90 था, तो उसमें से हमको क्या मिल गया, 90 में से 180 माइनस 2 थीटा माइनस कर दिया, तो 2 थीटा माइनस 90 मिलेगा हमें x प्लस वाई, टोटल क्या होता है 90 डिग्री उस लॉ के अनुसार। तो 90 डिग्री लाने के लिए x मालूम था हमको, हमने y निकाल लिया, जो आया इतना, उसकी वैल्यू हमें इसमें डालना पड़ेगा। तो इसमें वो वैल्यू डाल देते हैं अंडर रूट। देखो और क्या है, B1 और B2 दोनों इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट डाल दूँ B1 स्क्वायर और B2 की जगह पे भी B1 स्क्वायर। ये देखो B1 इंटू B1 स्क्वायर, तो 2B1 स्क्वायर कॉस, अभी थीटा की जगह पे डालूंगा मैं, एक्चुअल एंगल का है 180 माइनस 2 थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 2B1 स्क्वायर, ये भी 2B1 स्क्वायर, तो 2B1 स्क्वायर प्लस 2B1 स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस 2 थीटा होता है माइनस कॉस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 2B1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और अंदर आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा इधर का। ठीक है, तो चलिए नेट निकालते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। R इज इक्वल टू, आर मतलब क्या, बी नेट। ठीक है,
तो बी नेट क्या हो जाएगा हमारा, √2b1² एज इट इज। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 b1² साइन स्क्वायर थीटा। तो b क्या हो जाएगा हमारा, b आएगा, देखो 4 बार आके 2 हो जाएगा, b1² का b1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। करेक्ट है। अभी क्या करते हैं, b1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b = 2, b1 कहाँ पे गया, b1 और b2 एक ही थे, तो b2 की वैल्यू डाल देता हूँ, μ0/i × i cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2, ये b1 की वैल्यू और आगे क्या है साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा। अभी ठीक से देखो, 2 साइन थीटा × cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और बचा हुआ लिख देंगे फिर μ0/πi/r। देखो यही हमें प्रूव करना था, μ0I/πr × साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो आधा पार्ट पहुँचे। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका रिजल्टेंट ड्रा करते देखो पैरेललोग्राम से, ये डायगोनल ड्रा किया मैंने। ये डायगोनल अगर जैसे ड्रा करा मैंने, तो ये जो है, ये जो डायगोनल आएगा, अगर इस फील्ड में जाएंगे 3D डायग्राम अगर हम बनाएंगे, तो बी नेट का डायरेक्शन होगा, बी नेट विल बी पैरेलल टू आर। ठीक है, ये डायग्राम एक्चुअली कैसे बनेगा, ये डायग्राम एक्चुअली ये दोनों वायर्स अंदर जाएगी और पॉइंट जो होगा P, वो पॉइंट P यहाँ पे होगा ऐसा। ठीक है, पॉइंट P यहाँ पे होगा और डायरेक्शन हमें मिलने वाली है ऐसे। तो ये आर बार भी हॉरिजॉन्टल है और हमें मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी मिलने वाली है। तो हम लिख सकते हैं कि बी नेट विल बी पैरेलल टू आर। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, डायग्राम आप अच्छे से ड्रा करना, मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ, पेपर पे अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखो दिया है, फिगर ड्रा करी है नीचे, उसके बारे में बात करेंगे। एक फिगर है एक, ठीक है, सिलेंडर ड्रा करा है, कुछ तो ए है, और है होल रेडियस जो है वो ए है, और ये छोटे की रेडियस है आर। ठीक है, यहाँ तक है, ऐसा डिनोट किया है कि ये छोटे की रेडियस है आर। ओके, देखो बता के रखा है, फिगर शोज सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर ए। वायर का डायमीटर है ए, कैरिंग करंट आई, द करंट डेंसिटी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ये है उसका सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, ये है वायर का सेंट्रल एक्सिस। करंट डेंसिटी which is in the direction of central axis of wire varies linearly with radial distance। अब रेडियल डिस्टेंस मतलब क्या, जो सेंटर से रेडियस की तरफ मेजर किया जाता है। ठीक है, करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है जे से। ये हमने 11th में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है जे से, और उसका फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया। अगर छोटा छोटा हो तो DI/DA, छोटा सा करंट अपॉन छोटा सा एरिया। ठीक है, वेरीज लीनियरली विथ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस अकॉर्डिंग टू रिलेशन। उन्होंने रिलेशन दे के रखा है, J = J0R/A दे के रखा है। ओके, ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर। हमें B ढूंढना है एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर। ठीक से समझ लो, अभी करंट डेंसिटी का मीनिंग मालूम होना चाहिए। यह जो है हमारा जो सिलेंड्रिकल वायर है, इस वायर में करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं मतलब पर मीटर स्क्वायर जो करंट होगा, करंट अपॉन एरिया, वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट कांस्टेंट नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हम ठीक से बी निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं बताया तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाना पड़ता है, लॉन्ग एक्सप्रेशन हमें निकालना पड़ता है। तो ये इससे क्लियर नहीं होगा। मैं यहाँ पे दूसरी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये वाली। ये मान लो क्या है, ये है इसका फ्रंट व्यू। ये वायर ऐसी है, उन्होंने डायग्राम ऐसी बताई है, हम उसको ऐसा रख लेते हैं, फिर हमें अगला सर्कल दिखेगा। तो ये सर्कल दिख रहा है हमें, उसमें है कि ये वाला ए है और ये है आर। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमें बी निकालना है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूँ पी। ठीक है, इस पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यूज़ करना पड़ेगा एम्पियर का लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ।
एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि B इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा है, B बार डॉट DL बार इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कैसा, क्लोज इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स I, और I क्या होता है, I होता है टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय एरिया। कौन सा एरिया, हम एक एम्पियर लूप बनाते हैं, एम्पियर लूप के अंदर जो एरिया एनक्लोज हो जाता है उसके अंदर का करंट होता है टोटल करंट। तो अभी हमें करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट होता तो हम आराम से करंट कैलकुलेट कर पाते। मान लो ये P पॉइंट पे निकालना है ना, तो P पॉइंट से जाने वाला एक हम लूप बना लेते हैं, जिस लूप को क्या बोलते हैं, एम्पियर लूप। तो ये मैंने लूप बना लिया, ठीक है। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक DL बार है और एक B बार है। मान लो इसमें से करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अगर करंट अंदर की तरफ है तो हमें देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इससे देंगे। करंट अगर अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इस तरह से। राइट हैंड जो फिंगर वाला रूल है वो बोलता है हमें करंट की डायरेक्शन में अगर थंब को रखेंगे तो ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स हमें किसकी डायरेक्शन बताएंगे, फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो करंट अंदर मान लिया तो फील्ड इधर होंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होंगी, ऐसी होंगी, ठीक है। और दूसरा, लेकिन अभी ये DL बार मतलब क्या, ये जो लूप है ना, इस लूप को हम थोड़े से छोटे टुकड़े करते हैं, हर एक टुकड़े को बोलते हैं हम करंट एलिमेंट। उस करंट एलिमेंट को भी हम वेक्टर मानते हैं, और वो क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा, जो B बार होता है और DL बार होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि DL बार इज नथिंग बट ये जो पूरा लूप है इसका एक छोटा सा हिस्सा, और उसको टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं वो कि B बार की डायरेक्शन के सेम ही आती है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B DL cos थीटा, ठीक है, इसका होता है। तो इसको अगर लिखेंगे तो B और ये cos थीटा, अभी आप इन दोनों के बीच के थीटा कितना है, B बार और DL बार के बीच में जो थीटा है वो है 0, तो cos 0 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे DL इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ ये म्यू 0 I, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो cos 0 1 हो जाता है, और हमेशा थीटा की वैल्यू एम्पियर के कारण जब हम एम्पियर लॉ यूज़ करेंगे ना तो थीटा हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते करते डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, ए बार डॉट B बार इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो B बार डॉट DL बार क्या हो जाएगा, B DL cos थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, B और DL ले लिया, म्यू 0 इंटू I, B की वैल्यू हमें निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, म्यू 0 इंटू I रहने देंगे, और I की जो डेफिनेशन है वो नहीं भूलेंगे, हमें टोटल करंट निकालना है एनक्लोज बाय एरिया। अभी यहाँ पे टोटल करंट निकाल नहीं सकते क्योंकि करंट डेंसिटी हमें कांस्टेंट नहीं दी है। अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट देते तो हम आराम से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा मालूम है, इसमें I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू निकालने के लिए ये सब दिया है, ठीक है। तो देखो हमारे पास है J इज इक्वल टू DI बाय DA, ठीक है। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, तो देयरफॉर छोटा सा करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू छोटा सा एरिया। यहाँ पे J दे के रखा है हमें, देयरफॉर DI इज इक्वल टू, J की वैल्यू डाल देते हैं, J की वैल्यू है J0 R अपॉन A इंटू DA। यह हो जाएगा छोटा सा करंट छोटे से एरिया में। अभी जो है इसका हमें ना एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक छोटा सा स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रिप बनाऊंगा मैं, ये स्ट्रिप जो ये छोटी सी बनाई है ना, जो लूप बनाया है मैंने, उसके अंदर का जो स्ट्रिप है उसका लेंथ है मान लो DR, इसका लेंथ है DR, ठीक है। क्योंकि मुझे इसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इसी पॉइंट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ये पूरा एरिया के अंदर का मुझे करंट कैलकुलेट करना होगा। करंट डेंसिटी कांस्टेंट है नहीं, सुनो मेरी बात फिर से, करंट डेंसिटी कांस्टेंट है नहीं। जैसे जैसे सेंटर से हम दूर दूर जाते जाएंगे करंट डेंसिटी चेंज होते जाएगा, J का वैल्यू। लेकिन लीनियर वेरिएशन बताया है न्यूमेरिकल में, हम इस पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं आ रहे, ये DR जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट डेंसिटी चेंज होगा लेकिन ज़्यादा नहीं चेंज होगा, बहुत छोटा सा चेंज होगा। क्योंकि देखो R ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है,
तो बहुत छोटा है तो करंट डेंसिटी का चेंज भी बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि हम कांस्टेंट मान सकते हैं। जैसे हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में सीखे थे क्लास 11 में कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या मानते हैं, हम कांस्टेंट मानते हैं, उसी हिसाब से वही लॉजिक यूज़ किया है। ठीक है, तो छोटा सा डिस्टेंस r से आगे कितना मूव हुए dr, इतना डिस्टेंस मूव हुए बहुत छोटा सा ताकि करंट डेंसिटी चेंज ना हो। ठीक है, या फिर उतने डिस्टेंस के लिए करंट डेंसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसका एरिया मुझे लिखना पड़ेगा। ये जो स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप का एरिया अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये छोटा सा एरिया, ठीक है, ये जो स्ट्रिप है, अभी ये जो स्ट्रिप बन गई हमारी, देखो अभी ये जो स्ट्रिप बन जाएंगी, ये स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसको इंटीग्रेट करके हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इस एरिया की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी देखो डी ए की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, इधर ही देखना, डी आई इज इक्वल टू J0 R अपॉन ए, और डी ए की जगह पे डालूंगा, अभी ये स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ये क्या है डिस्टेंस आर, ये क्या है डी आर, तो उसका एरिया का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर इंटू ये जो लेंथ है डी आर, ये उसका एरिया बनता है, ये है स्ट्रिप का एरिया। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो देखो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J0 अपॉन ए, आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। अभी ये छोटा सा करंट है, हमें क्या चाहिए, पूरा करंट। इसको रफ कर देता हूँ, अभी इसका कुछ काम है नहीं। छोटे से करंट से पूरा करंट कैसे मिलेगा, तो छोटे से करंट को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, J0 अपॉन ए इंटू 2 पाई अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और कहाँ तक जाएंगे, आर तक जाएंगे, क्योंकि डी आर बहुत छोटा है, तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से लेके आर तक, या फिर नहीं लगाया तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लगाओ लिमिट या फिर नहीं लगाओ, अगर नहीं लगा रहे तो समझ में जाएगा कि 0 से आर तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो भी रख लेते हैं 0 से आर तक। इसको सॉल्व करो, G0 2 पाई अपॉन ए, ये हो जाएगा r³/3, ये आ जाएगा हमारा I। ठीक है, टोटल छोटे से करंट का इंटीग्रेशन टोटल करंट। तो ये जो करंट आया है उसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, तो देखो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B, और हाँ ये जो DL है, ये जो है हमारा एम्पियर लूप था, इसका जो छोटा सा एलिमेंट मान लिया था हमने, ये वाला एलिमेंट, इसको DL बोलते हैं। तो छोटे से एलिमेंट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा लेंथ मिल जाएगा। पूरा लेंथ क्या होगा, यहाँ पे लिख दूँ मैं, इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू 2 पाई आर। पूरा लेंथ लूप का क्या होता है, सरकमफरेंस। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट B एज इट इज इंटू DL को क्या करूँ मैं, DL को लिख दूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0, और I की वैल्यू ये रही, J0 2 पाई अपॉन ए इंटू r³/3। देखो पाई पाई कट, 2 कट, r, और यहाँ के कट हो गए r स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ b बचा, और जो बचा लिख देते हैं μ0 J0। ठीक है, उसके बाद में r/3, बस ये है हमारा फाइनल आंसर। ये r स्क्वायर है, ठीक है, ये r³ था, उसमें से एक r कट गया तो r स्क्वायर बचा। तो दोस्तों हमें यही आंसर लाना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा है, थोड़े लंबे है एग्जाम्पल, लेकिन आपको अगर एक बार के समझ में आ गए तो आराम से कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत छोटा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। स्क्रीन पे है, इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब अभी जो 20 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड वायर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इफ करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर से वो क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लूँ, ये सेंटर है, ठीक है, ये यहाँ पे r है, ठीक है, और ये पूरा है ए। देखो उन्होंने बोला है, हमें कैलकुलेट करने को बोला है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। ठीक, वापस ज़्यादा नहीं करना है, इसके यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, तो इसमें से जाने वाला हम क्या ड्रा करेंगे, एम्पियर लूप ड्रा कर लेंगे और एम्पियर लॉ ही यूज़ करेंगे। क्या है एम्पियर लॉ, B⁻.dl इज इक्वल टू μ0I। ठीक है, अभी करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, करंट भी हम कांस्टेंट मान पाए। तो यहाँ पे मैं B, और ये क्या है हमारा 2 पाई आर, पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, μ0। अभी I क्या होगा, I है टोटल करंट, ठीक है,
इनक्लोज्ड बाय लूप। ठीक है, अभी ये लूप का एरिया कितना है तो यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, कितना बोल देंगे टोटल करंट एरिया। देखो जे इज इक्वल टू क्या है, आई अपॉन एरिया। जे इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया है तो आई मतलब, और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो आई हो जाएगा जे इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी इंटू इसमें आई, तो यह हो जाएगा देयर फॉर बी इंटू 2 पाई आर म्यू जीरो इंटू आई की जगह पे डाल दो जे इंटू पाई आर स्क्वायर। जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये म्यू जीरो है। देखो पाई पाई कट आर, इधर का एक आर कट, बचता है बी इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू जीरो जे आर। ठीक है, आर स्क्वायर का एक आर बचेगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे आर अपॉन 2। यही आएगा हमारा फाइनल आंसर। उन्होंने बुक में कुछ अलग आंसर दिया है, लेकिन वो आंसर उनका शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ये वाला आंसर सही है, बी आएगा फाइनल म्यू जीरो जे आर अपॉन 2। इसमें कुछ नहीं करने का था। पिछले एग्जाम्पल में हमें दिया था कि करंट डेंसिटी कांस्टेंट है नहीं, तो इंटीग्रेशन वगैरह लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है करंट डेंसिटी कांस्टेंट है। करंट डेंसिटी का मतलब है करंट अपॉन एरिया, तो करंट निकल जाएगा करंट डेंसिटी इनटू एरिया। और ये लूप जो है वो कौन सा है, सर्कुलर है, उसका एरिया का फॉर्मूला मालूम है, इस एम्पियर लॉ में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।